Hey, what's up guys? My name is अनुष्मा शर्मा एंड वेलकम टू निक्षा। और आज हम बात करने वाले हैं लिंक लिस्ट के बारे में। तो लिंक लिस्ट यार एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है, आपके एरे लिस्ट की तरह ही होता है, लेकिन कुछ थोड़ा अलग है इसके अंदर, ठीक है। और कैसे जावा के अंदर इंप्लीमेंटेड है, कैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क इसका यूज कर रही होती है हम, और हम खुद भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे अपना खुद का लिंक लिस्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो जावा लिंक लिस्ट, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक एरे लिस्ट का क्वेश्चन, और आपने देख लिया वो क्वेश्चन कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। उसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन कहा था आपको इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। एरे लिस्ट का वही क्वेश्चन था एक, लेकिन यार अब मैं सोच रहा हूं कि हमें कैसे करना चाहिए। अब हमें पहले डेटा स्ट्रक्चर जो हमारे बच रहे हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर, पहले वो खत्म करने चाहिए। उसके बाद हमें दोबारा से एक बार जब हम दोबारा एल्गोरिथम्स की तरफ मूव कर रहे होंगे, तो पूरा प्रॉपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, एरेज के साथ, लिंक लिस्ट के साथ, इन सब के क्वेश्चंस को ठीक से थॉरोली कर रहे होंगे, ठीक है, सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर के साथ। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सारे के सारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, आपके लिंक लिस्ट हो गया, उसके बाद आपके सेट्स होंगे, मैप्स होंगे, ठीक है, ये जो आपकी कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, पहले हम कलेक्शन फ्रेमवर्क को पूरा ठीक से करते हैं। उसके बाद जब हम एल्गोरिथम्स के ऊपर मूव करेंगे, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो इनके ऊपर बनते हैं, जैसे लिंक लिस्ट के ऊपर काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन होते हैं, वो हम बाद में एल्गोरिथम्स की तरफ इटरेशन में कर रहे होंगे, ठीक है। तो दो इटरेशन में हमारी सारी चीज़ें चलेंगी। तो एरे लिस्ट के अंदर मैंने आपको एक ही क्वेश्चन कराया, लेकिन वो एक ही क्वेश्चन नहीं है। आगे जब हम एल्गोरिथम से मूव करेंगे तो एरे लिस्ट के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर, वो एरे लिस्ट ही होता है, ठीक है। एरे लिस्ट सबसे ज़्यादा बार यूज़ हो रहा होता है, लेकिन हमने उसके ऊपर एक ही क्वेश्चन किया, तो ये मत समझना कि वो एक ही क्वेश्चन था। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जब हम दोबारा से डेटा स्ट्रक्चर खत्म कर देंगे अपने कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर, तो उसके बाद हम दोबारा से आएंगे इन सारे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। और उस टाइम पे हम पढ़ रहे होंगे कुछ नई चीज़ें, जैसे कि ट्रीज कैसे होते हैं और ग्राफ्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो समझ में आएगा कैसा रहने वाला स्ट्रक्चर। स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट के साथ। तो लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट दोनों के दोनों आपकी लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, और दोनों के दोनों लिस्ट को इंप्लीमेंट करने इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर सीक्वेंशियली डेटा रखा हुआ है। आपके सेट के अंदर अनसीक्वेंशियली डेटा रखा हुआ है, हमने पहले डिस्कस कर लिया ये, लेकिन लिस्ट के अंदर सीक्वेंशियली डेटा होता है। इसका मतलब क्या है, एरे लिस्ट के अंदर आप जब भी एलिमेंट्स ढूंढोगे तो एक के बाद ऐसे मिलेंगे आपको एलिमेंट्स। सिमिलरली लिंक लिस्ट के अंदर भी आप अगर एलिमेंट्स इटरेट करोगे तो एक के बाद एक ऐसे लिस्ट के अंदर सीक्वेंशियली पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर लिंक लिस्ट के अंदर भी सीक्वेंशियली डेटा पड़ा हुआ है और आपका एरे लिस्ट के अंदर भी सीक्वेंशियली डेटा होता है, तो फायदा क्या हुआ लिंक लिस्ट का, क्यों बनाई गई है अलग से। तो होता क्या है, तो होता कुछ ऐसा है कि ये मेमोरी में किस तरीके से रखे हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका, ठीक है। तो मेमोरी में किस तरीके से एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट पड़े होते हैं, हमें पता था पहले से जब हमने एरे पढ़ा था कि इनके अंदर कंटिन्यूअस मेमोरी के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। तो सपोज करो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, कुछ भी मेमोरी के अंदर पोजीशन थी, सपोज करो 2002, ठीक है। 2002 लोकेशन पे ये पहला वाला बॉक्स था, और इसके अंदर कुछ भी वैल्यू थी, जैसे 4 थी, ठीक है। ये इंट का है और इसके अंदर 2002 पे 4 पड़ी है। तो अगली वाली हमें पता है यहाँ पे 2000 लेट्स से 6 पे होगी, और उसके बाद ये 2010 पे होगी, ठीक है। 4 का स्पेस होगा, 2014 पे होगी। इस तरीके से चीज़ें रखी होंगी, और इनके अंदर कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, इंटीजर है 7, 12, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी वैल्यू स्टोर है। तो ये सारे आपके मेमोरी के अंदर एक के बाद एक रखे हुए हैं इस तरीके से। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, ये जो बॉक्सेस है ना, ये अलग अलग रखे हुए हैं मेमोरी के अंदर कहीं पे। तो इसका कुछ भी एड्रेस हो सकता है, जैसे 2008, इसका कुछ भी एड्रेस हो सकता है, जैसे 4096, मतलब कुछ भी एड्रेस हो सकता है, ठीक है। 2928, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे मेमोरी में अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं, और ये सारे आपके कंटिन्यूस फैशन में रखे हुए हैं। तो लिंक लिस्ट के अंदर यही होता है, मेमोरी के अंदर कंटिन्यूस फैशन में ये नहीं रखी होती है एलिमेंट्स। तो इसका फायदा क्या हुआ और इसके नुकसान क्या क्या है, वो जरा जान लेते हैं। तो आपका ये एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट के अंदर क्या होता है, जब आपको पता लगाना होता है कि ये आपकी इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3 होती है, ठीक है। तो अगर आपको सेकंड एलिमेंट चाहिए होता है एरे के अंदर से, तो आप क्या लिखते हो, A2, ठीक है। अगर A नाम का एरे है तो A2 आपको सेकंड एलिमेंट दे देता है। और कैसे देता है वो, तो A को पता है सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट का एड्रेस, ठीक है, 2002। तो A को सिर्फ 2002 पता है। वो क्या करता है, वो कैलकुलेशन करता है, वो देखता है A के अंदर रखा क्या है, वो देखता है अच्छा A के अंदर इंट रखा हुआ है, इसका मतलब इनके बीच में जो गैप है वो 4 का है। उसके बाद क्या करता है, वो इसके अंदर तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, 4 को प्लस ऐड कर दोगे इसके अंदर, तो आता है आपका तो +2 × 4, और ये आपको देता है 2010, ठीक है। और इससे आपको ये लोकेशन मिल जाती है। तो कुछ नहीं करना होता, कांस्टेंट टाइम में ये कैलकुलेशन करनी होती है, और आपको कोई भी पोजीशन मिल जाती है एरे के अंदर, कंटिन्यूअस फैशन में है, तो हमें पता रहता है कौन सा एलिमेंट कहाँ पे रखा हुआ है।
सिर्फ इस एड्रेस की वजह से। लेकिन यहाँ पर तो सबके सब अलग अलग रखे हुए हैं, तो अगर मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए तो इस वाले एलिमेंट को निकालने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक है, ठीक है। वेरिएबल जैसे यहाँ पर ए था, वैसे लिंक लिस्ट के अंदर भी वेरिएबल सिर्फ एक है, लेकिन वैल्यू स्टोर करनी है बहुत सारी, और ये सारे कंटिन्यूअस फैशन में भी नहीं है। तो मुझे पता कैसे चलेगी नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर आप डेटा तो रखो ही रखो। तो जैसे सपोज करो यही डेटा आपका 4, 7, 12 और 243, तो इस तरीके से ये रखे हुए हैं, और साथ ही साथ इनके अंदर एक और चीज़ स्टोर की जाए, इस वाले का एड्रेस, इस वाले का एड्रेस इसके अंदर रख दो। तो इसका एड्रेस क्या है? 4096, तो इसका एड्रेस मैं रख देता हूँ 4096। तो मेरे पास डेटा भी है और मेरे पास एड्रेस भी है नेक्स्ट वाले का। सिमिलरली मैं करूँगा इसके अंदर इसका एड्रेस रख देता हूँ, ठीक है। तो इसका एड्रेस था 2928, तो मैं यहाँ पे ये एड्रेस स्टोर कर लेता हूँ 2928। सिमिलरली इसके अंदर मैं इसका एड्रेस रख लेता हूँ, तो इसके अंदर रख लेता हूँ मैं 3052। और सिमिलरली इसके अंदर मैं कोई भी एड्रेस नहीं रखता, ठीक है, इसे खाली रहने देता हूँ क्योंकि इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है। तो होगा क्या, अगर मुझे चाहिए ये वाला एलिमेंट, ये वाला 12 वाला एलिमेंट, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है एक वेरिएबल तो है, मुझे फर्स्ट वाला एड्रेस पता है। जैसे मुझे यहाँ पे फर्स्ट एड्रेस पता था, इसी तरीके से मुझे यहाँ पे भी फर्स्ट एड्रेस तो पता है। मैं क्या करूँगा, फर्स्ट एड्रेस पे जाऊँगा, फर्स्ट एड्रेस पे जो एलिमेंट है उसके अंदर देखूँगा कि इसके नेक्स्ट में क्या है, इसका नेक्स्ट क्या है। तो इसका नेक्स्ट इसे मिलेगा 4096, तो मैं 4096 के बाद जाऊँगा। अब 4096 पे चेक करूँगा इसका नेक्स्ट क्या है, इसका नेक्स्ट है 2928, फिर मैं इस पर जाऊँगा, ठीक है, और 2928 पे जाते ही मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ देख रहे हो एक तरीके से एक ये एरो जो है वो एरो बता रहे हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, और यहाँ पे वो एड्रेस स्टोर्ड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एरो ये बता रहा है। तो इस तरीके से कुछ ये पड़े हुए हैं, अलग अलग रखे हुए हैं मेमोरी में, लेकिन फिर भी एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखे हुए हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखे हुए हैं क्योंकि कंटिन्यूअस मेमोरी के अंदर रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये अलग अलग ऑर्डर में रखे हुए हैं। तो इस तरीके से लिंक लिस्ट काम करती है, ठीक है। लिंक लिस्ट का बहुत बेसिक से मैंने आपको बता दिया किस तरीके से काम करती है। एक्चुअली हम लिंक लिस्ट के एलिमेंट के अंदर सिर्फ वैल्यू स्टोर नहीं करते, हम साथ ही साथ नेक्स्ट वाले का एड्रेस भी स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। या फिर नेक्स्ट वाले का एड्रेस नहीं तो नेक्स्ट वाले का एटलीस्ट रेफरेंस तो स्टोर कर सकते हैं। जावा के अंदर एड्रेस का कंसेप्ट नहीं होता, जिससे जावा के अंदर रेफरेंस स्टोर करते हैं हम। अगर आप सी या C++ कर रहे हो तो वहाँ पर प्रॉपर एड्रेस स्टोर किया जाता है नेक्स्ट वाली एलिमेंट का। हम जावा के अंदर रेफरेंस स्टोर करके रख लेंगे, इसको एज अ क्लास बना लेंगे, ठीक है, पूरी को। इसको नोड बोलते हैं, इनको नोड्स बोलते हैं, ठीक है। लिंक लिस्ट के अंदर ये सारी नोड्स हैं, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, ये सारी नोड्स हैं। और इन नोड्स में क्या क्या है, एक तो डेटा है, डेटा क्या है, और साथ ही एड्रेस क्या है, या फिर इसको कह सकते हैं नेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो एक क्लास बनाएंगे, ये एक क्लास है जिसके अंदर डेटा और नेक्स्ट दोनों हैं, और इस तरीके से इंप्लीमेंट कर देंगे। हमें चाहिए सिर्फ हेड, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसे हम बोलते हैं हेड, ठीक है। तो ये हेड है, हमें सिर्फ हेड चाहिए और हम पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर घूम सकते हैं कहीं से कहीं, ठीक है। तो भैया अब आप बोलोगे इसका फ़ायदा क्या हुआ, एरे लिस्ट के अंदर तो चुपचाप काम हो रहा है, इसके अंदर तो इतना सारा कुछ करना पड़ रहा है, इसका फ़ायदा क्या है? तो भाई इसका फ़ायदा ये है कि ज़रा इस एरे लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट इंसर्ट करो बीच में, देखते हैं क्या होता है। सपोज करो मुझे ये एरे लिस्ट है और इसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, 7 को हटाना नहीं है मुझे। सपोज करो 12 है, 12 नहीं, लेट्स से 14 है, ठीक है। 14 वैल्यू मुझे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए, इन सबको एक एक खिसकाओ और मुझे 14 बीच में ला के दिखाओ। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, उसके लिए मुझे सबको एक एक पीछे करना पड़ेगा। 243 यहाँ आएगा, 12 इसकी जगह पे आएगा, 7 इसकी जगह पे आएगा, और फिर यहाँ पर एक जगह बनेगी जहाँ पे 14 इंसर्ट होगा। समझ में आ रहा है? इंसर्ट करने के लिए हमें पहले इन सारे एलिमेंट्स को पीछे भेजना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर जगह बनेगी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर एलिमेंट इंसर्ट करना है तो काफ़ी सारा टाइम लग रहा है मुझे, मेरा डायरेक्ट एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो रहा, इसके लिए पहले जगह बनानी पड़ेगी, इन सबको एक बार आगे खिसकाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ जगह बनेगी। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर मुझे बीच में इंसर्ट करना है, सपोज करो मुझे इस जगह पे एक दूसरा डब्बा चाहिए जिसके अंदर 14 रखा हुआ है, तो अब मुझे इनको आगे पीछे खिसकाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, इसका नेक्स्ट ये बना दूंगा और इसका नेक्स्ट ये हो जाएगा, ये वाला लिंक खत्म हो जाएगा, इसका नेक्स्ट ये, इसका नेक्स्ट ये, बस इन सबको कहीं खिसकाने की जरूरत है ही नहीं। तो देखा आपने, इंसर्शन अगर बीच में करनी है तो लिंक लिस्ट बहुत फास्ट होती है, एक बार में सारी हो गई। अब सपोज करो यहाँ पर 10 मिलियन एलिमेंट्स होते हैं, तो आप 10 मिलियन एलिमेंट्स को आगे खिसकाते रहते और उसके बाद एक जगह बनाते। यहाँ पे आपके पास 10 मिलियन हो चाहे 10 बिलियन हो, कितनी एलिमेंट्स हो, आपको बीच में एक एलिमेंट कहीं भी डालना है, बस वहाँ पे उसका पॉइंटर डाल दो और अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगा वो, बाकी सारे एलिमेंट्स को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है।
और सिमिलरली गोज फॉर डिलीटिंग द एलिमेंट। तो अगर आपको बीच में से कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है, सपोज करो ये 12 वाले एलिमेंट को डिलीट करना है, तो जैसे आप ये एलिमेंट डिलीट करोगे तो इसकी जगह पे कुछ तो रखना पड़ेगा, तो इसकी जगह पे क्या रखोगे, कुछ और वैल्यू तो रख नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, ये सारे एलिमेंट जो इसके बाद हैं, इसके बाद जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं उन सबको एक एक करके इस तरफ खिसकाना होगा। 12 को हटाना होगा, 243 यहाँ आएगा, यहाँ ये वाला एलिमेंट यहाँ आएगा, ये वाला एलिमेंट यहाँ आएगा। तो ये वाला ऑपरेशन भी आपका ओ ऑफ एन टाइम ले रहा है, इसे कहते हैं ओ ऑफ एन टाइम। जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ रहे होंगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है बेसिकली ओ ऑफ एन टाइम का, कि एक बार पूरी इटरेशन हो रही है, एक बार हम पूरी एरे लिस्ट के अंदर जा रहे हैं और उन सब एलिमेंट्स को एक एक करके खिसका रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी दिक्कत होगी, यहाँ पे ऐसी दिक्कत होगी ही नहीं। सपोज करो मुझे 12 को हटाना है, 12 को लिस्ट में से हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पॉइंट करा दूंगा इसको, और ये 12 वाला पॉइंटर हटाओ, ख़त्म। या फिर पढ़े भी रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ये वाला तो गया। तो आप कैसे बन जाएगी लिस्ट, पहले यहाँ हो, फिर यहाँ हो, फिर यहाँ हो, फिर यहाँ हो। 12 तो हट गया बीच में से। सिमिलरली अगर 7 को हटाना है तो क्या करेंगे, इस वाले पॉइंटर को यहाँ ले जाएंगे। अब कैसे लिस्ट बनेगी, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, ये वाला मेमोरी अपने आप गायब कर देगी। ठीक है, एक गार्बेज कलेक्टर होता है, वो अपने आप इसको देखेगा, कोई रेफरेंस है नहीं इसका, तो इसको गायब कर देगा, इसको मेमोरी से हटा देगा। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है आपका लिंक लिस्ट का, और इसका फायदा यही होता है, इंसर्शन कहीं पे करना है बीच में या डिलीशन बीच में करना है, तो एरे लिस्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है ये। लेकिन वही है, अगर आपको कोई चीज़ फाइंड करनी है बीच में तो आपको पूरा का पूरा इटरेट करना पड़ता है, जबकि एरे के अंदर आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। तो ये लिंक लिस्ट का डिसएडवांटेज है। तो अगर हमें क्वेश्चन देखना होता है हमारा क्वेश्चन किस टाइप का है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करो या फिर एरे लिस्ट का यूज़ करके इस क्वेश्चन को करो। वो क्वेश्चन आपको दे देगा और आपको देखना है कि यहाँ पर क्या डेटा स्ट्रक्चर मुझे फ़ायदा करेगा। क्या मुझे लिंक लिस्ट फ़ायदा करेगी, क्या इसके अंदर मुझे बीच में इंसर्ट करना है, बीच में डिलीट करना है, तो हाँ ऑब्वियसली लिंक लिस्ट फ़ायदा करेगी। लेकिन क्या इसके अंदर बीच में से मुझे एलिमेंट गेट करना है बड़ी जल्दी, इस टाइप के ऑपरेशन है, तो वहाँ पर आपका एरे लिस्ट फास्टर होगा। तो ये वाली जो मैं फास्टर बता रहा हूँ, इसको ज़रा एक बार ठीक से भी देख लेते हैं कोड के अंदर कि आपको किस तरीके से फास्ट बनाता है। लिंक लिस्ट बीच में एलिमेंट इंसर्ट और डिलीट करने को कैसे फास्टर बनाता है, क्या सच्ची में फास्टर बनाता है, वो भी देख लेते हैं। तो उससे पहले यार जरा यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है लिंक लिस्ट आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर द एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड इन कॉन्टिगुअस लोकेशन एंड एवरी एलिमेंट इज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट विद डेटा पार्ट एंड द एड्रेस पार्ट। तो ये वही लाइन है जो मैंने यहाँ बताई आपको कि कॉन्टिगुअस ऑर्डर में नहीं होते स्टोर्ड, और हर एक एलिमेंट के पास एक डेटा होता है और एक एड्रेस पार्ट होता है। ठीक है, द एलिमेंट्स आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर्स एंड एड्रेसेस, ईच एलिमेंट इज नोन एज नोड। तो हर एक ये जो है डब्बा, इसको नोड कहते हैं। ठीक है, okay, due to the dynamicity and ease of insertion and deletions they are preferred over the arrays। ठीक है, ये सब आपको मैंने पहले बता दिया। okay, it also has few disadvantages like nodes cannot be accessed directly, instead we need to start from the head and follow through the link to reach the node we wish to access। तो अगर मुझे बीच में ये 12 चाहिए था तो मुझे पूरा का पूरा एरे ट्रैवर्स करना था। ठीक है, अगर थर्ड एलिमेंट चाहिए, 8th एलिमेंट चाहिए, तो मुझे 8 टाइम्स वहाँ पे जाना पड़ेगा, 8 टाइम ट्रैवर्स करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे कोई भी एलिमेंट चाहिए, लेट्स से मुझे सेकंड एलिमेंट चाहिए, तो मुझे बस वो एक कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, और वो कैलकुलेशन कॉन्स्टेंट टाइम में हो जाती है, तो वो अपने आप ही उस एलिमेंट तक ले जाता है एरे। तो एरे लिस्ट का ये फ़ायदा होता है कि आपको डायरेक्टली वो किसी भी एलिमेंट के पास ले जा सकता है। लिंक लिस्ट के अंदर वो फंक्शनैलिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन डिलीशन और इंसर्शन करना है अगर आपको तो बहुत फास्ट है। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं लिंक लिस्ट जावा में कैसे इंप्लीमेंटेड है। तो जावा के अंदर कुछ अलग टाइप से इंप्लीमेंटेड है, इसको जरा ठीक से देखेंगे हम। तो जावा के अंदर एक्चुअली आपके पास सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर नहीं, प्रीवियस पॉइंटर भी संभाल के रखते हैं हम अपना। तो होता क्या है कि हर एक नोड के अंदर नेक्स्ट एड्रेस तो है ही, लेकिन साथ ही साथ प्रीवियस एड्रेस भी है कि प्रीवियस नोड कौन सी थी। तो उसको हम बाद में देखेंगे। अभी जरा एक बार लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं, किस तरीके से लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट की गई है हमारे कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऐसे बनेगा कुछ। तो लिस्ट इंटरफेस है, तो हम लिस्ट से बना सकते हैं, जैसे लिस्ट ऑफ इंटीजर, लेट्स से इंटीजर का बनाना है मुझे। लिंक लिस्ट LL इक्वल्स टू न्यू लिंक्ड लिस्ट, और इन सबको इंपोर्ट करा लेते हैं। तो जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर होता है ये, तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। तो हमारा लिस्ट भी इंपोर्ट हो गया और लिंक लिस्ट भी इंपोर्ट हो गया है। तो ये हमारी लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बन चुका है, ये LL जो है, और इसके अंदर हम एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो लिस्ट के अंदर सारे फंक्शन होते हैं आपके, ऐड, रिमूव। ठीक है, ये सारे हमने पहले फंक्शन देख लिया है। तो अगर आपको ये सारे फंक्शंस नहीं पता है तो एक बार प्लीज़ वो वाली वीडियो देख लेना, जिसके अंदर मैंने कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में ओवरऑल बताया हुआ है। उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि लिस्ट इंटरफेस के अंदर क्या क्या मेथड्स होते हैं, और वो सारे मेथड्स लिंक लिस्ट के पास वहीं से आ रहे हैं। लिंक लिस्ट ने
लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया हुआ है और वो सारे सारे फंक्शंस इसने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, जैसे ऐड, रिमूव, क्लियर, रिमूव ऑल। ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है? ओके, तो जरा ऐड वाला फंक्शन देख लेते हैं। तो ll.add और इसके अंदर कोई भी इंटीजर ऐड कर देते हैं, जैसे 12, और इसी कोड को मैं ज़रा कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो 12 to 32, ओके, और इसको प्रिंट करके देखते हैं। इस कोड को रन करता हूँ तो ये आपका आ गया 12 to 32। तो ये आपकी लिस्ट है और ये लिस्ट आपकी प्रिंट हो जाती है। इसके अंदर इस तरीके से एलिमेंट डले हुए हैं। तो 12 to 32 आपने एक एक करके डाले हैं, तो ये एक एक करके एंड में ऐड होते जाते हैं। ठीक है, एक एक करके एंड में ऐड होते आते हैं। तो ये आपका लिस्ट का ऐड फंक्शन हो गया। सिमिलरली जो भी एरे लिस्ट के अंदर फंक्शन होते हैं वो सारे सारे आपके लिंक लिस्ट के अंदर फंक्शन होते हैं। तो जरा मैं वापस अपनी पुरानी एरे लिस्ट वाली स्लाइड पे जा रहा हूँ। तो ये आपके मेथड्स ऑफ एरे लिस्ट है। तो आप अगर ऐड करना चाहते हो, जैसे हमने एरे लिस्ट में ऐड किया था वैसे ही आप लिंक लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। ऐड ऑल करना है तो जैसे हमने एरे लिस्ट के अंदर किया था ना, एक पूरी की पूरी कलेक्शन इसमें डाल सकते हो आप, तो इसके अंदर आप कर सकते हो। गेट करना है किसी इंडेक्स पे एलिमेंट क्या है, तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। सेट करना है किसी इंडेक्स पे क्या एक दूसरी वैल्यू को, तो वो भी आप कर सकते हो। रिमूव करना है किसी इंडेक्स पे किसी एलिमेंट को, तो वो भी आप कर सकते हो। ये सारे सारे फंक्शन जो है आपके लिंक लिस्ट के अंदर भी प्रेजेंट है। तो जैसे कि सपोज करो मुझे गेट करना है फर्स्ट इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है, तो ll.get और फर्स्ट इंडेक्स, इसको रन करूंगा मैं तो मुझे मिलेगा 2, और ये 2 आपका प्रेजेंट है, देख रहे हो, फर्स्ट इंडेक्स पे। सिमिलरली अगर आप क्लियर करोगे तो क्लियर वाला फंक्शन काम कर जाएगा। इसका साइज, लिस्ट का साइज निकालना है तो साइज फंक्शन है। कंटेन्स, क्या ये एलिमेंट इसके अंदर कंटेंट है या नहीं है, क्या लिस्ट एम्प्टी है, या फिर टू एरे, अगर आपको इसको एज अ एरे एक्सपोर्ट कराना है तो ll.toArray, तो ये आपकी जो लिंक लिस्ट होगी उसका एरे बना के आपको रिटर्न भी कर सकता है। तो ये सारे फंक्शंस हमने एरे लिस्ट के अंदर पहले डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको ये सारे फंक्शंस देखने कैसे काम करते हैं तो आप वो एरे लिस्ट की वीडियो देख सकते हो। सेम टू सेम वही कंसेप्ट है। बेसिकली होता क्या है, ये लिस्ट इंटरफेस है ना, तो अगर मैं इसके बाद सारी सारी चीज़ें लिख दूंगा जो लिंक लिस्ट के ऊपर काम करती हैं, और यहाँ पर मैं लिंक लिस्ट की जगह अगर मैं एरे लिस्ट भी लिख दूंगा कभी बाद में आके, तो इन फंक्शंस को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे फंक्शन आपके लिस्ट इंटरफेस के अंदर हैं। देख लो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आई। अगर सेट वाला फंक्शन लगा दो, लेट्स से सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट होगा हमारा 13, तो ये सेट वाला फंक्शन आपका लिस्ट के अंदर है, इसलिए आपका एरे लिस्ट के अंदर भी है, लिंक लिस्ट के अंदर भी है। होता क्या है, जैसे आपने ये बनाया, न्यू एरे लिस्ट किया, आपने एक ll नाम का वेरिएबल बनाया जिसका ऑब्जेक्ट है एरे लिस्ट, पहले था लिंक लिस्ट। तो इसका मतलब क्या है, इंप्लीमेंटेशन अब एरे लिस्ट की तरह से हो रही है। अगर मैं यहां लिख दूंगा लिंक्ड लिस्ट, तो अब जो इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी वो लिंक लिस्ट की तरह से होगी। समझ में आ रहा है? तो ये बस इंप्लीमेंटेशन को चेंज कर रहा है, और ये वेरिएबल के सारे सारे फंक्शन दोनों केस में वैलिड है, लिंक लिस्ट हो चाहे एरे लिस्ट हो। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा दोनों केस में। ठीक है, समझ में आ गया ये सब कैसे हो रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो प्लीज़ इंटरफेस देख लेना, इंटरफेस के ऊपर कैसे बनाया काम किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो जरा देखते हैं कि कैसे फास्टर है हमारा लिंक लिस्ट एरे लिस्ट से। ठीक है, तो एक और बनाता हूँ मैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर ही बना लेते हैं, और al इक्वल्स टू एरे लिस्ट, और एक स्टैटिक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, और ये एक लिस्ट एक्सपेक्ट करेगा इंटीजर टाइप की, और इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर एक बड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी इंसर्शन कर देते हैं, ऐसा करते हैं, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन i प्लस प्लस। ठीक है, और लिस्ट डॉट एड i, और एक स्टार्ट टाइम लेते हैं, एक एंड टाइम लेते हैं, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमें बता देगा कि इस ऑपरेशन ने कितना टाइम लिया है। तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो अभी आएगा समझ में। तो स्टार्ट टाइम निकालने के लिए इसमें होता है सिस्टम डॉट करंट टाइम इन मिली सेकेंड, करंट टाइम मिली सेकेंड्स, एंड लॉन्ग एंड इक्वल्स टू सिस्टम डॉट करंट टाइम मिली सेकेंड्स, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे बता देगा कि इस ऑपरेशन ने, इस फॉर लूप ने कितना टाइम लिया।
तो एंड माइनस स्टार्ट, और साथ ही साथ ये भी प्रिंट कर लेते हैं कि ये लिस्ट किस टाइप की है। तो लिस्ट डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? लाइन काफ़ी लंबी हो गई है, इसको नीचे लेकर गया मैं। तो इधर क्या किया, अगर ये आपने पहले कभी नहीं देखा तो यहाँ पे होता क्या है, ये लिस्ट है और ये लिस्ट कोई किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लिखा है ऑब्वियसली। तो ये इसकी कुछ ना कुछ क्लास होगी, तो वो ये फंक्शन जो है वो गेट क्लास ला के देता है। तो ये वाला फंक्शन कहाँ से आया, तो इसने क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है, और ये क्लास के अंदर ये सारे फंक्शन होते हैं, गेट क्लास वाले फंक्शन। और गेट क्लास के अंदर उस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कि ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। उसमें से एक गेट नेम भी होता है, तो उस क्लास का नेम हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा रहा है रिटर्न्स द रन टाइम क्लास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो अभी फिलहाल इसकी क्या क्लास है वो हमें मिल रही है रन टाइम पे। तो इस लिस्ट की रन टाइम पे जो क्लास होगी वो हमें मिल जाएगी, और उस क्लास का जो नेम होगा वो यहाँ से मिल जाएगा एज अ स्ट्रिंग। उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ एंड माइनस स्टार्ट, ठीक है। काफ़ी सिंपल था, कुछ भी ख़तरनाक नहीं हुआ अभी तक। अब जरा इस फंक्शन को कॉल कराते हैं, गेट टाइम डिफरेंस ऑफ। सबसे पहले ऊपर डालते हैं एरे लिस्ट, और नीचे डालते हैं लिंक्ड लिस्ट, और इस कोड को रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा आ रहा है एरे लिस्ट ने भी 2 लिया और लिंक्ड लिस्ट ने भी 2 लिया। 2 तो काफ़ी स्मॉल हो गया, इसको 2 मिली सेकेंड ना, इसको 10 टाइम्स बढ़ा देता हूँ मैं। तो मैंने एक 0 और ऐड कर दिया, इसको और रन करते हैं, ठीक है। तो अब एरे लिस्ट ने लिया 12 मिली सेकेंड्स और लिंक्ड लिस्ट ने लिया 24 मिली सेकेंड्स। ज़्यादा डिफरेंस अभी भी नहीं आया, ठीक है। 12 और 24 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, तो अभी हो क्या रहा है, मैं एंड के अंदर अपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये देख रहे हो लिस्ट डॉट ऐड आया है, इसका मतलब क्या है, सबसे लास्ट में ऐड करो। तो मैंने आपको बताया था एरे लिस्ट के अंदर जब आप लास्ट में ऐड करते आते हो तो कुछ भी टेंशन नहीं होती, आपको कुछ भी आगे पीछे नहीं करना। तो जितने मर्जी आप एंड में ऐड करते जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपको बीच में कहीं पे ऐड करना है तब प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा करता हूँ मैं 0th इंडेक्स पे ऐड करते आता हूँ चीज़ों को। तो लिस्ट डॉट ऐड एट 0th इंडेक्स, ठीक है। तो हर बार 0th इंडेक्स पे ऐड होगा। तो जैसे पहले सपोज करो 4 आया, तो 4 यहाँ पे क्या है, काउंटिंग इंसर्ट कर रहे हैं हम 0 से लेकर 1 लाख की। तो पहले यहाँ पे 0 इंसर्ट होगा, फिर यहाँ पे 1 इंसर्ट होगा तो 0 यहाँ खिसक जाएगा, फिर यहाँ पे 2 इंसर्ट होगा तो 1 और 0 को खिसकना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एरे लिस्ट के अंदर तो ऐसा होगा। लिंक लिस्ट के अंदर लेकिन क्या होगा, सबसे पहले 0 आएगा, उसके बाद जब 1 आएगा तो अब हेड जो होता है वो 1 बन जाएगा, और इसको कहीं भी खिसकने की जरूरत नहीं 0 को। उसके बाद 2 आएगा, 2 हेड बन जाएगा, 1 0 को कहीं पे खिसकने की जरूरत नहीं है। एरे लिस्ट के अंदर सब कुछ खिसकना पड़ेगा और लिंक लिस्ट के अंदर खिसकने की जरूरत है ही नहीं। अब इस कोड को रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। 616 मिली सेकेंड्स लग रहे हैं एरे लिस्ट को 0th इंडेक्स में इंसर्ट करने में, वहीं पे आपके लिंक लिस्ट को 10 मिली सेकेंड्स लग रहे हैं। हाँ बोलोगे भैया पिछली बार तो 12 मिली सेकेंड्स लग रहे थे। हाँ तो ये चेंज होता रहता है यार, हर बार कुछ ना कुछ अलग होता रहता है, ठीक है। कंप्यूटर किस टाइम पे क्या कितनी प्रोसेसेस रन कर रहा है उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ओके, तो यहाँ से हमें पता चला कि आपकी जो एरे लिस्ट है वो ज़्यादा टाइम ले रही है और लिंक लिस्ट आपकी कम टाइम ले रही है। तो जैसे आपको बताया था इंसर्शन के टाइम पे आपकी जो एरे लिस्ट होती है वो फास्टर होती है। सॉरी, इंसर्शन के टाइम पे एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट दोनों सेम टाइम देंगी अगर आप एंड में इंसर्ट कर रहे हो। लेकिन अगर बीच में कहीं या फिर सबसे इनिशियली वहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो तो आपकी लिंक लिस्ट बाजी मार जाएगी, ठीक है। एक बार ज़रा देख लेते हैं ऐसा हो कैसे रहा है। तो इस कोड में हो क्या रहा है कि सबसे पहले आप एरे लिस्ट को सोचो, एरे लिस्ट में क्या है। तो आपकी एरे लिस्ट है और 0th इंडेक्स है ये। तो पहले 0th इंडेक्स पे आपने डाला 0 को इंसर्ट किया। अब दूसरी इटरेशन में क्या होगा, 0th इंडेक्स पे 1 को इंसर्ट करना है। तो इसको करने का तो एक ही तरीका है, 0 को यहाँ खिसकाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे 1 आएगा। अब अगली इटरेशन में 2 को 0th इंडेक्स पे ऐड करना है। तो इसका एक ही तरीका है कि इसको 0 को यहाँ खिसकाना पड़ेगा, फिर 1 यहाँ खिसकेगा और इसके बाद 2 यहाँ पे आएगा। फिर 3 को इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो समझ रहे हो 0 फिर एक और खिसकेगा, 1 यहाँ खिसकेगा, 2 यहाँ खिसकेगा और 3 यहाँ पे आएगा। तो ये चीज़ बार बार हो रही है 1 लाख टाइम, और इसलिए वहाँ पे टाइम आपका ज़्यादा आ रहा है। लेकिन वहीं पे आपकी लिंक लिस्ट क्या कर रही है, लिंक लिस्ट में एक हेड बन गया, ठीक है। ये हेड है सपोज करो,
हेड में आया आपका 0, हेड में आ गया 0। उसके बाद यहीं पे फर्स्ट पोजीशन पे ही, फर्स्ट पोजीशन मतलब हेड, हेड पे अब आपको 1 इंसर्ट करना है। तो 1 के लिए आप क्या करोगे, एक नया बनाओगे 1 कहीं ना कहीं बन जाएगा आपका मेमोरी में, और हेड को अब इसे पॉइंट करा दोगे और ये पुराने वाले हेड को पॉइंट करने लग जाएगा। और इस काम को करने के लिए किसी को भी कहीं खिसकने की जरूरत नहीं पड़ी। अब सपोज करो अब आपको 2 ऐड करना है हेड पे, तो अब हेड इसको पॉइंट करने लग जाएगा और ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। 0 और 1 को कहीं खिसकने की जरूरत नहीं है, 2 आपका यहाँ ऐड हो गया। सिमिलरली अगर आपको कभी 3 ऐड करना है तो हेड 3 को पॉइंट करने लग जाएगा और 3 2 को पॉइंट करने लग जाएगा। तो ये जो चीज़ है जहाँ पे पहले खिसकने वाली होती है वो यहाँ पे लिंक लिस्ट के अंदर नहीं है। ये अलग अलग कहीं कहीं पड़े हुए हैं मेमोरी के अंदर, लेकिन हैं अभी भी सीक्वेंशियल। कैसे, हेड कहाँ पर है, 3 पे, 3 पे गया, फिर 2 पे गया, फिर 1 पे गया, फिर 0 पे गया। क्यों, क्योंकि इन सब के पास अपने नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर्ड है। समझ में आ गया। इसलिए यहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा मुझे इंसर्ट करने में 0th पोजीशन पे, लेकिन यहाँ पर लग रहा है। सिमिलरली डिलीशन में भी यही होगा आपका। डिलीशन में आपका एरे लिस्ट आपका ज़्यादा टाइम लेगा और लिंक लिस्ट आपका कम टाइम लेगा। तो ये हो गया आपकी इम्प्लीमेंटेशन, और डिफरेंस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर जितने भी फंक्शंस हैं जो मैं आपको नहीं बता रहा, ये सारे फंक्शन जो हैं ऐड, गेट, सेट, रिमूव, ये सारे आप खुद कर सकते हो एरे लिस्ट वाली वीडियो को देख के। आगे मूव करते हैं। आगे अब देखते हैं कि लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन जावा के अंदर कैसे बनी हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही आपका इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। वो आपकी ये नहीं जानना चाहते कि आपकी लिंक लिस्ट को कैसे आप करेक्शन फ्रेमवर्क की तरह हेल्प से इंप्लीमेंट कर लेते हो। वो ये नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि आपको लिंक लिस्ट की नॉलेज कितनी है, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की आपकी इन डेप्थ नॉलेज क्या है। तो जरा आप वो इन डेप्थ नॉलेज गेन करते हैं। तो अब जरा देख लेते हैं कि आपकी लिंक लिस्ट किस तरीके से आपकी इंप्लीमेंटेड होती है जावा के अंदर। तो जावा डेवलपर्स ने किस तरीके से लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट की गई है। तो मैं करूँगा कमांड और इस पर क्लिक या फिर कंट्रोल क्लिक विंडोज़ के अंदर। तो ये आपका लिंक लिस्ट का वो वाला कंस्ट्रक्टर है जिस पर हम मूव कर चुके हैं, और ये आपकी क्लास है लिंक लिस्ट डॉट क्लास। ठीक है, और तो देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से इंप्लीमेंटेड है। तो ये आपकी लिंक लिस्ट क्लास है और ये एक जेनेरिक क्लास है जिस तरीके से आप देख सकते हो। तो इसीलिए हम बार बार वो इंटीजर डाल पा रहे थे। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर इंटीजर। तो आप किसी भी चीज़ की क्लास बना सकते हो। यहाँ पे आप इंटीजर क्लास बना सकते हो, आप स्ट्रिंग क्लास बना सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लास बना सकते हो। तो आपकी इंटीजर की लिंक लिस्ट बन जाएगी, स्ट्रिंग की लिंक लिस्ट बन जाएगी, किसी भी टाइप की लिंक लिस्ट बन जाएगी। आपने जेनेरिक डिफाइन किया हुआ है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे रखा हुआ एक साइज़ वाला वेरिएबल, और ये आई थिंक आपका साइज़ बताने के लिए है कि एरे लिस्ट का साइज़ क्या है इस टाइम पे। तो इसको ये प्रॉपर मैनेज कर रहे होंगे। जब भी आप ऐड कर रहे होंगे साइज़ को प्लस प्लस कर रहे होंगे, जब भी आप रिमूव कर रहे होंगे साइज़ को माइनस माइनस कर रहे होंगे। ठीक है, एक इसके अंदर है फर्स्ट नोड, और ये नोड क्या है पहले इस नोड के कोड को देखते हैं। तो इस पर क्लिक करूँगा मैं, तो ये आ गया मैं नोड के कोड पर। तो नोड एक क्लास है, जैसे मैंने आपको बताया था कि नोड के अंदर आपका एक डेटा होता है और एक नेक्स्ट का पॉइंटर होता है, नेक्स्ट का रेफरेंस होता है। लेकिन जावा के अंदर थोड़ा अलग तरीके से इंप्लीमेंटेड है। जावा के अंदर क्या है, ये आपका डेटा है, ई टाइप का डेटा है आपका, और साथ ही साथ नेक्स्ट और प्रीवियस 2 रेफरेंस रखे हुए इन्होंने। तो ये आपकी नॉर्मल लिंक लिस्ट नहीं है, आपकी नेक्स्ट का भी रेफरेंस है इसके पास और प्रीवियस का भी रेफरेंस है इसके पास। ठीक है, और ये आपका बेसिकली कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर आप पास कर सकते हो एलिमेंट, और नेक्स्ट और प्रीवियस भी पास कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आपकी एक नोड का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर देगा ये कंस्ट्रक्टर। तो ऐसा करते हैं, ये वाली जो इंप्लीमेंटेशन है ये लिंक लिस्ट की खुद से करके देखते हैं, तभी हमें कुछ फ़ायदा होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि लिंक लिस्ट एक्चुअली किस तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है। तो जरा ये इंप्लीमेंटेशन हम खुद से करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक क्लास बनाई हुई है अपनी माई लिंक लिस्ट करके, और इसके अंदर मैं अपनी खुद की एक लिंक लिस्ट बनाने वाला हूँ। तो जेनेरिक बनाते हैं इसको भी, या फिर पहले जेनेरिक नहीं बनाते और उसके बाद जेनेरिक बनाते हैं। सपोज करो अभी फिलहाल जो डेटा है इसके अंदर वो इन टाइप का डेटा रखा हुआ है। ठीक है, हमारी लिस्ट है, हमारी लिंक लिस्ट है, और ये कुछ लिंक लिस्ट है। इसके अंदर ये इंट टाइप का डेटा है, इंट, और ये नेक्स्ट स्टोर कर रही है अपने अंदर, प्रीवियस स्टोर नहीं कर रही फिलहाल, सिर्फ नेक्स्ट। सिमिलरली गोज फॉर एवरी नोड। तो इंट और नेक्स्ट, इंट और नेक्स्ट, इंट और नेक्स्ट, इस टाइप का कुछ हमें बनाना है। देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें नोड की ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, नोड की क्लास बनानी पड़ेगी। ये नोड है, इस नोड का क्लास बनाना पड़ेगा। तो इस नोड की क्लास बना लेते हैं। तो ये एक स्टैटिक क्लास होगी सो दैट बाहर से भी कोई रेफरेंस कर सके इसे। और तो स्टैटिक नोड, और इस नोड के अंदर मैं रखूँगा इंट डेटा और नोड नेक्स्ट।
स्टैटिक क्लास नोड, ठीक है। तो स्टैटिक क्लास नोड इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एक डेटा है कि क्या डेटा है और नेक्स्ट नोड क्या होने वाली है उसका रेफरेंस रखा हुआ है। कूल। इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, तो पब्लिक नोड, जिसको अगर आप डेटा दोगे तो वो इस डेटा को यहाँ रख देगा और नेक्स्ट को कर देगा नल, ठीक है। तो ये हमारी नोड क्लास बन चुकी है। नोड क्लास में कुछ भी नहीं था, ठीक है। और अब बनाते हैं अपनी लिंक लिस्ट खुद की इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। उससे पहले क्या करेंगे, एक हमें चाहिए हेड। हर लिंक लिस्ट के अंदर एक हेड होता है। ये लिंक लिस्ट है, इसके अंदर एक हेड होता है, सिर्फ हेड ही तो होता है लिंक लिस्ट के अंदर, जिससे हम कुछ सारा काम कर पाते हैं। और हेड होता है इनिशियल एलिमेंट, सबसे पहला एलिमेंट, सबसे पहली नोड। तो हेड होती है हमारी फर्स्ट नोड। तो एक नोड बनाते हैं जिसका नाम होगा हेड। कूल। और अब इसके अंदर फंक्शन बनाएंगे हम कुछ। क्या क्या फंक्शन होंगे, सबसे पहले एक ऐड फंक्शन होगा ऐड करने के लिए। तो फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर अगर आप कुछ डेटा दोगे तो वो ऐड कर देगा लिंक लिस्ट के अंदर। माई लिंक लिस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर एक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये ऐड फंक्शन बना रहा हूँ मैं अपना खुद का। तो ऐड फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऐड क्या करना है, नोड ऐड करनी है। तो नोड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो नोड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नोड टू ऐड इक्वल्स टू न्यू नोड, और इसके अंदर पास कर देंगे हम अपना डेटा। तो हमें एक नोड मिल जाएगी जिसका नाम है टू ऐड। अब इस टू ऐड वाली नोड को हमें ऐड करना है। तो कहाँ ऐड करना है, सबसे लास्ट में ऐड करना है, सबसे लास्ट में। तो हमारी एक न्यू नोड है, इसको मुझे सबसे लास्ट में ऐड करना है। इसके बाद देख लो, इसके बाद मुझे कहीं ऐड करना है। मेरे पास इसका पॉइंटर नहीं है, मेरे पास सिर्फ हेड का पॉइंटर है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ तक आना पड़ेगा सो दैट मैं इसके नेक्स्ट में इसका रेफरेंस स्टोर कर सकूँ, इसके नेक्स्ट में इसका रेफरेंस। तो सबसे पहले तो यहाँ तक आना पड़ेगा मुझे, मैं हेड पे हूँ। तो यहाँ तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा जो मुझे यहाँ तक लेके आएगा, लास्ट नोड तक। तो लास्ट नोड तक चलते हैं पहले। तो लास्ट नोड तक जाने के लिए क्या करना है, एक टैंप नोड बना लेते हैं, टैंप नोड। तो जब भी ट्रैवर्सल करना होता है उसका तरीका यही होता है हमेशा। जब भी लिंक लिस्ट के अंदर ट्रैवर्सल करना है उसका तरीका यही होता है जो मैं भी दिखाने वाला हूँ तो आपको। तो एक टैंप नोड बनाते हैं जिसकी स्टार्टिंग होती है हेड से, और वाइल टैंप डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। क्योंकि आपको याद होगा हम हमेशा इसके नेक्स्ट में क्या होगा, इसके नेक्स्ट पर नल है, इसके नेक्स्ट पर कुछ भी है ही नहीं, है ना। तो इस नोड का पहचानने का तरीका क्या है, लास्ट नोड को पहचानने का तरीका क्या है कि लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल है। बाकी सब नोड के नेक्स्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू पड़ी हुई है, लेकिन इस नोड के नेक्स्ट में नल रखा हुआ है। तो जब तक नेक्स्ट नल नहीं मिल जाता तब तक मैं आगे बढ़ता रहूँगा और क्या करता रहूँगा, हर बार टैंप इक्वल्स टू टैंप डॉट नेक्स्ट। समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ। तो अभी मेरा टैंप है हेड पे, इनिशियली मैंने टैंप इक्वल्स टू हेड लिखा हुआ है। उसके बाद मैं कर रहा हूँ, लूप चला रहा हूँ, वाइल टैंप डॉट नेक्स्ट इज नॉट नल। तो क्या टैंप, ये अभी टैंप है, टैंप हेड है तो यही होगा टैंप भी, ठीक है। तो क्या टैंप का नेक्स्ट नल है, नहीं भाई टैंप का नेक्स्ट नल नहीं है, टैंप का नेक्स्ट तो ये है। तो हम टैंप इक्वल्स टू टैंप का नेक्स्ट, तो अब टैंप ये बन चुका है। फिर हम चेक करेंगे क्या टैंप का नेक्स्ट नल है, तो टैंप का नेक्स्ट नल नहीं है, टैंप का नेक्स्ट ये है। तो हम लिखेंगे टैंप इक्वल्स टू टैंप का नेक्स्ट। अब टैंप आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ चेक करेंगे क्या टैंप का नेक्स्ट नल है, तो हाँ टैंप का नेक्स्ट नल है। इसका मतलब हम अपनी नोड पे आ चुके हैं और ये टैंप बन चुका है। अब टैंप अब ये है लास्ट नोड। समझ में आ रहा है। और हमें अब क्या करना है, इसके बाद टैंप के नेक्स्ट में अपनी जो नोड हमें ऐड करनी है टू ऐड, उसको डाल देना है। तो टैंप के नेक्स्ट में अब नल नहीं रहेगा, टैंप के नेक्स्ट में आ जाएगा टू ऐड, और हमारा काम ख़त्म। बस वो नोड हमने एंड में लास्ट में ऐड कर दिया। तो अब मैंने क्या किया, ये जो टू ऐड वाली नोड मैंने बनाई थी, ऑब्जेक्ट बनाया था, इसके नेक्स्ट में ये डाल दिया है। तो अब नल नहीं है इसके एंड में, अब ये है, और इसके नेक्स्ट में नल है, इसके नेक्स्ट में नल है अभी भी। तो इस तरीके से हमारा एक सिस्टम बनता रहता है। लेकिन यहाँ पर भी एक अभी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये लिस्ट इनिशियली एम्प्टी है, इनिशियली इस लिस्ट के अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा क्रैश कर जाएगा कोड क्रैश कैसे कर जाएगा, वो इस तरीके से कि यहाँ देखो टू ऐड का ऑब्जेक्ट बनाया, ये चीज़ चलेगी,
नोड इक्वल्स टू टेम्प इक्वल्स टू हेड। तो अभी हेड इनिशियली नल होगा क्योंकि अभी लिस्ट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हेड फिलहाल नल को पॉइंट कर रहा है, तो हेड इक्वल्स टू नल है। मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट नल, तो टेम्प तो पहले से ही नल है, तो उसका डॉट नेक्स्ट करेंगे तो ये बोलेगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कि किसी नल चीज़ का आप नेक्स्ट निकालना चाहते हो। ये वाला केस कब आएगा, जब आपकी लिस्ट पहले से एम्प्टी है। ठीक है, ये सारे केसेस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो इन केसेस को, कि इनिशियली आपकी जो हेड होगी वो नल होगी, इसीलिए आपका टेम्प भी नल होगा, और आप नल के अंदर टेम्प डॉट नेक्स्ट करोगे, नल डॉट नेक्स्ट कर रहे हो एक तरीके से, वो अलाउड नहीं होता, वो आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देता है। तो उससे बचने का क्या तरीका है, उससे बचने का तरीका ये है कि चेक कर लो पहले ही क्या आपकी लिस्ट जो है वो पहले से एम्प्टी है। और उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि अगर आपका हेड नल है तो आपकी लिस्ट एम्प्टी है, और अगर आपकी लिस्ट एम्प्टी है तो हमें क्या करना चाहिए, तो आपका हेड ही टू ऐड होगा और रिटर्न कर जाओ फंक्शन से, बस फंक्शन यहीं ख़त्म हो गया आपका। समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ। या फिर हम चाहे तो एक और फंक्शन बना सकते हैं इज एम्प्टी वाला, जो एक बूलियन रिटर्न करेगा। ठीक है, बूलियन इज एम्प्टी, और इसका काम क्या है, इफ हेड इज नल रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। तो ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि हमारी लिस्ट एम्प्टी है नहीं है, और वो मैं यहाँ पे चेक लगा लूँगा इफ़, तो ये वाला मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, इज़ एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो ये काम करो। और एक और चीज़, ये एम्प्टी वाला फंक्शन मैंने 4 लाइनों में लिखा है, हम चाहें तो इसको एक लाइन में लिख सकते हैं। कैसे, ये लिस्ट एम्प्टी कब होगी, जब हेड नल होगा। तो हेड इज इक्वल्स टू नल, ये वाला जो ऑपरेटर है ये आपको बूलियन रिटर्न करता है, आपको याद होगा है ना। ये बूलियन कब रिटर्न करता है, जब ये ट्रू वैल्यू देता है। तो अगर हेड नल है तो हमें ट्रू मिलेगा, अगर हेड नल है तो हमारी लिस्ट एम्प्टी है और हमें ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो वो 4 लाइन का कोड हमने एक लाइन में लिख दिया। और अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी है तो हेड इक्वल्स टू टू ऐड हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, ज़रा इस चीज़ को अपनी वाली लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये लिंक लिस्ट वाला कोड जो जावा ने बनाया हुआ है वो यूज़ नहीं करेंगे, हम अपनी खुद की लिंक लिस्ट यूज़ करेंगे। तो मैं इस कोड को हटा रहा हूँ यहाँ से, और माई लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और माई लिंक लिस्ट डॉट ऐड, कुछ भी डेटा डाल सकते हैं इसके अंदर हम, सपोज करो 12 डालता हूँ, माई लिंक लिस्ट डॉट ऐड 56। यहाँ एरर आ रहा है, इट्स नॉट जेनेरिक। अच्छा, मैंने जेनेरिक बना दिया, इसको जेनेरिक भी बनाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो हमारी लिंक लिस्ट के अंदर ऐड हो रहे हैं एलिमेंट्स, पहले 12 आ गया, फिर 56 आ गया। अब जरा इनको प्रिंट भी करा लेते हैं। तो प्रिंट वाली हमने फंक्शनैलिटी यहाँ पे अभी नहीं दी है, देख रहे हो, प्रिंट की फंक्शनैलिटी नहीं है इसके पास। तो इसको प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, और वॉइड प्रिंट, और प्रिंट किस तरीके से करेंगे, हम एक एक करके इटरेट करते हैं पूरी लिस्ट के अंदर। ये हमारी लिंक लिस्ट है और इसको एक एक करके इटरेट करना है। और इटरेट करने का तरीका क्या है, हमारे पास हेड है और इसको टेम्प बनाना है और वो वाइल लूप चला देना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कोड ये वाला, इससे आपकी इटरेशन हो जाएगी। तो ऐसा करता हूँ, इसी कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आपका टेम्प होगा इनिशियली हेड, और जब तक टेम्प नल नहीं होता, यहाँ पे क्या था, टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट नल लिखा हुआ है। अब ये भी एक और चीज़ है, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट नल, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो जाए। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे फाइनली टेम्प के अंदर ये वैल्यू चाहिए, टेम्प के अंदर मुझे लास्ट एलिमेंट चाहिए। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चलाऊँगा वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो ये चला सकता हूँ, लेकिन अब मैं चलाऊँगा वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक टेम्प ही नल ना हो जाए। तो टेम्प नल कब होगा, जब टेम्प यहाँ पहुँच जाएगा फाइनल वैल्यू पे, और ये तो हमें प्रिंट ही नहीं कराना, तो हम ये प्रिंट करेंगे, ये प्रिंट करेंगे, ये प्रिंट करेंगे, ये प्रिंट करेंगे, और जब टेम्प पे नल आ जाएगा तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। और सिस आउट टेम्प डॉट डेटा। ठीक है, तो ये प्रिंट फंक्शन भी हमारा तैयार है।
तो ज़रा इसको ऐड करने के बाद माई लिंक लिस्ट को प्रिंट भी करा लेते हैं। तो देख रहे हो ये वाला ऐड फंक्शन मैंने बनाया माई लिंक लिस्ट के अंदर, ये वाला प्रिंट फंक्शन मैंने बनाया, यहाँ पे कितना क्लीन लग रहा है। लेकिन माई लिंक लिस्ट वाली क्लास को देखो, इसके अंदर ये ऐड फंक्शन ये रहा इतना बड़ा सा, ये प्रिंट फंक्शन ये रहा, ये इज़ एम्प्टी वाला जो अभी तक यूज़ भी नहीं किया, और ये स्टैटिक क्लास नोड। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी लाइब्रेरीज बनती हैं एक्चुअली, कि इनको यूज़ करना बहुत आसान होता है, लेकिन इनके अंदर काफ़ी सारा कोड लिखा होता है। तो जरा इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारा कोड सही है या नहीं है। तो हमारा कोड सही था, देख रहे हो पहले 12 प्रिंट हुआ, फिर 56 प्रिंट हुआ। इसी तरीके से लेट्स से एक लूप लगा के मैं चीज़ें ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर। तो फॉर तो मैं 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू इसके अंदर डाल रहा हूँ, और प्रिंट नहीं करना, मुझे ऐड करना है, माई लिंक लिस्ट डॉट ऐड एट ith पोजीशन। इसको रन करते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू हमारी लिंक लिस्ट में ऐड हो गई थी, और ये प्रिंट भी हो रही है। तो ये मेरा ऐड फंक्शन था माई लिंक लिस्ट के अंदर। इसी तरीके से आप मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हो। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, ये जितने भी फंक्शंस हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, ऐड, ऐड ऑल, गेट, सेट, ये सारे के सारे फंक्शन आप चाहो तो खुद से बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका टास्क है, आपको गेट वाला फंक्शन बनाना है, सेट वाला फंक्शन बनाना है, रिमूव वाला फंक्शन बनाना है। अब ये कैसे करना है वो आपको देखना है। ठीक है, थोड़ी तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे यार, अब हम जैसे मैंने बता दिया आपको कि ये लिंक लिस्ट किस तरीके से काम करती है कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। तो हमें पहले अपना कलेक्शन फ्रेमवर्क खत्म करना है जल्दी से। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जरा एक बार देख लेते हैं दोबारा से। तो हमारा लिस्ट हो गया, अब हम सेट करेंगे, उसके बाद हम क्यू करेंगे, और फिर मैप करेंगे। तो इनके अंदर जो जो एक क्लासेज हैं इनको ऊपर जल्दी से हम खत्म करते हैं, सो दैट हम जल्दी से मूव कर सकें मोर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर, जैसे आपके ट्रीज, ग्राफ्स, ये सब होते हैं। और साथ ही साथ आपकी जो एल्गोरिदम्स होती हैं उनके ऊपर। तो जब हम एल्गोरिदम्स वाले पार्ट पे आ रहे होंगे, तो यही सारी सारी चीज़ें जो आपकी लिंक लिस्ट है इसके ऊपर क्या क्या एल्गोरिदम्स होती हैं, कैसे वो आपका एक लूप वाली एल्गोरिदम होती है, और सॉर्टिंग करनी है लिंक लिस्ट के अंदर, वो सारी सारी चीज़ें हैं वो हम तब देख रहे होंगे। तो लिंक लिस्ट आपका यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, जब हम एल्गोरिदम्स की तरफ मूव कर रहे होंगे तब हम उन्हें कर रहे होंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं अभी आपको कराने लग गया तो हमारा जो कलेक्शन फ्रेमवर्क वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब हम एल्गोरिदम से मूव कर रहे होंगे तब हम इन चीज़ों को देख रहे होंगे डिटेल में। तब तक भी आप क्या कर सकते हो, इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से। अगर आपको समझ में आ गया किस तरीके से लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट हो रही है, तो जाओ गीक्स फॉर गीक्स पे, जाओ इंटरव्यू बिट पे, कहीं भी जाओ और लिंक लिस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। उन क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिया होता है, एक फंक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए दिया होता है। आपको ये नोड भी खुद से इंप्लीमेंट नहीं करना होता, वो नोड उन्होंने पहले ही से अपना बना दिया है, और वो दे देंगे अपना फंक्शन कि रिवर्स दिस लिंक लिस्ट। तो फंक्शन इंप्लीमेंट करना है बस, ऐड एलिमेंट टू द लास्ट, तो फंक्शन इंप्लीमेंट करना है। और सबसे अच्छी जगह मैं बताऊं कहाँ पर है, तो बताता हूँ। तो सबसे अच्छी जगह यार ये हैकररैंक की वेबसाइट, और इसके अंदर आपको डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आना है, डोमेन्स/डेटा स्ट्रक्चर, ये देख रहे हो ये वाला लिंक, और इसके अंदर सेलेक्ट करना है लिंक लिस्ट। और ये सारे क्वेश्चन आप चाहो तो बड़ी जल्दी कर सकते हो। ये सारे बहुत ईजी क्वेश्चन है। इंसर्ट अ नोड एट द हेड ऑफ लिंक लिस्ट, इंसर्ट अ नोड ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट इन लिंक लिस्ट। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर आपको, तो कुछ नहीं करना, आपको एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है जो कि है ये वाला फंक्शन, इंसर्ट नोड एट हेड। ठीक है, तो हेड पे आपको नोड इंसर्ट करनी है जिसका डेटा ये है, और वो नोड क्या बनाई हुई ना, तो इन्होंने नोड इस नाम से बनाई है सिंगली लिंक लिस्ट, और वो नोड ये रही। तो इस नोड की क्लास की भी आपको टेंशन लेनी, सिर्फ आपको एक फंक्शन इंप्लीमेंट करके दे देना है इनको। तो जरा ये वाला फंक्शन जल्दी से इंप्लीमेंट करते हैं हम। तो क्वेश्चन है इंसर्ट नोड एट हेड, तो नोड बनानी पहले तो इस डेटा के साथ, और ये हमें इनिशियल जो हेड है वो हमें दिया हुआ है। तो पहले तो एक नोड बना लेते हैं, नोड टू ऐड इक्वल्स टू न्यू, तो इस क्लास का नाम, और डेटा, और तो बेसिकली हमारा ये जो हेड है, अभी हेड ये नहीं होगा, हेड हो जाएगा टू ऐड। तो हमें क्या करना है, टू ऐड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू एल लिस्ट, एंड देन एल लिस्ट इक्वल्स टू टू ऐड एंड रिटर्न एल लिस्ट। समझ में आया क्या किया मैंने। तो हो क्या रहा है, मैंने क्या किया है, हमें हेड पर इंप्लीमेंट कर, हेड पर डालना है ना,
तो एक लिंक लिस्ट पहले से बनी हुई है, हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी। ये लिंक लिस्ट बनी हुई है, हमें एक ये वाली चीज़ हेड पर डालनी है। तो हेड अभी यहाँ पर है, तो मैंने क्या किया, ये मेरी है टू ऐड, ज़्यादा ऊपर हो गया, तो ये है मेरी टू ऐड, ये मुझे हेड पर डालनी है। तो मैंने क्या किया, टू ऐड डॉट नेक्स्ट इज हेड, टू ऐड का नेक्स्ट हो जाएगा हेड, और हेड हो जाएगा टू ऐड, और फिर ये हेड मैंने रिटर्न कर दिया। तो अपने आप ही 0th इंडेक्स पे एलिमेंट आ गया है। तो ये क्वेश्चन देख रहे हो 3 लाइन में ख़त्म। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर आपको लिंक लिस्ट के बेसिक्स रिवाइज करने हैं तो ये आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। और सबसे पहले हमेशा रन कोड करना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाता है कि एरर क्या आया। तो देख रहे हो एरर आ गया, कंपाइलेशन एरर। ये नोड नहीं है, ये सिंगली लिंक्ड नोड है जो इनकी क्लास का नाम है। तो कभी भी डायरेक्ट सबमिट नहीं करना चाहिए कोड को, जब भी आप कॉम्पिटिटिव भी कर रहे हो। हमेशा पहले रन कोड करो, अगर चल जाए तब सबमिट कोड करो, ठीक है। उसके बाद भी जरा अपनी कस्टम इनपुट पे अटैच कर लेना चाहिए एक बार, क्योंकि होता है क्या यार, सबमिट कोड करने से ना कुछ कंपनीज ऐसा भी करती हैं, जब वो हैकर रैंक पे ले रही होती हैं टेस्ट, तो वो आपको काउंट करते हैं कि आपने कितनी बार रॉन्ग सबमिट किया है, तो उससे एक गलत इंप्रेशन जाता है, ठीक है, कंपनी के ऊपर। कई बार वो इस चक्कर में आपको और दूसरे कैंडिडेट के बीच में चॉइस रख सकते हैं कि इस बंदे ने कम अटैम्प्ट लिए, इस बंदे ने ज़्यादा अटैम्प्ट लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। बाकी आप खुद समझ रहो। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, सारे टेस्ट केस पास कर रहा है। तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ आना है और ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिर्फ एक ही मीडियम लेवल का क्वेश्चन है इसके अंदर, ये वाला साइकिल डिटेक्शन वाला। तो ये चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो, रिसोर्सेज देख सकते हो, क्या क्या एल्गोरिथम्स होती हैं साइकिल डिटेक्ट करने के लिए, क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है, किस तरीके से साइकिल डिटेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब याद होगा आपको कि मैंने कहा था कि जो माई लिंक लिस्ट क्लास है हम इसे जेनेरिक बनाएंगे। अभी फिलहाल इसके अंदर देख रहे हो इंट डले हुए हैं हर जगह, लेकिन हम चाहते हैं इसके अंदर मल्टीपल सपोर्ट देना, मल्टीपल टाइप्स का सपोर्ट देना। तो इसके अंदर मैं ये ई लगाऊंगा एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, और तो माई लिंक लिस्ट क्लास के अंदर ई लग गया। सिमिलरली मैं अपनी नोड क्लास के अंदर भी ई लगाऊंगा। आप ई की जगह कुछ और भी नाम दे सकते हो, ठीक है, ABCD जो मर्जी, ई मतलब एलिमेंट हो गया। अब जहाँ जहाँ इंट है, मैं यहाँ जहाँ पे हर जगह ई लिखना चाहता हूँ, ठीक है। हमें पता है पहले जेनेरिक कैसे काम करता है, तो ये हमें इंट को ई में चेंज करना है ना। तो इसके लिए मैं करूँगा कमांड F, और जहाँ जहाँ इंट लिखा हुआ है उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे इसे ई के साथ। तो मैं कर दूंगा यहाँ पे रिप्लेस ऑल। तो अब ये हर जगह चेंज हो गया है। अब कुछ कुछ वार्निंग्स और कुछ कुछ एरर्स आ रहे हैं। तो क्या क्या वार्निंग है, तो सबसे पहले यहाँ प्रिंट में आ गया INT की जगह ई, तो इसे चेंज कर देता हूँ प्रिंट। और अब हर जगह जहाँ भी नोड लिखा हुआ है नोड के साथ आएगा ई, ठीक है। तो यहाँ नोड के साथ ई आ गया। सिमिलरली यहाँ पे तो हर जगह चेंज कर देना। यहाँ पे ये वाला प्रिंट भी रह गया, अच्छा प्रिंट इस नोड के साथ ई, और यहाँ पर, ठीक है। और ये आपकी क्लास अब जेनेरिक बन चुकी है, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस इंट की जगह ई करना था और आपकी क्लास अब जेनेरिक बन चुकी है। तो यहाँ देख रहे हो कुछ वार्निंग्स आ रही हैं, और तो हम यहाँ पर भी इसको बताते हैं इंटीजर क्लास का है, इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर हो गया ये, ओके। और अब सिर्फ इसके अंदर इंटीजर सपोर्ट कर रहा है। अब हम चाहें इसके अंदर स्ट्रिंग डाल सकते हैं, तो मैंने लिखा है स्ट्रिंग। तो अब हम इसके अंदर स्ट्रिंग्स लिखेंगे। अभी देखो कंपाइल एरर आ रहा है, तो इसके अंदर स्ट्रिंग डालते हैं i+ एडेड। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो अब इसके अंदर स्ट्रिंग आ रही है, देख रहे हो। तो 0 एडेड, 1 एडेड, 2 एडेड। तो जो क्लास पहले हमारी इंटीजर सपोर्ट कर रही थी, अब वो इंटीजर के साथ साथ स्ट्रिंग भी सपोर्ट कर रही है। तो ये हमारी जेनेरिक बन चुकी है क्लास माई लिंक लिस्ट की, जो हमने खुद से बनाई है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही था। हमने देखा कैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, लिंक लिस्ट खुद से कैसे बनाते हैं, जावा के अंदर कैसे इंप्लीमेंटेशन होती है। और अगर आपको जावा के अंदर इंप्लीमेंटेशन ठीक से देखने किस तरीके से हो रही है, तो वहाँ पर डब्ल्यू लिंक लिस्ट यूज़ हो रही है, ठीक है। और डब्ल्यू लिंक लिस्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, सेम ही होती है। जो हमारी नोड क्लास है उसके अंदर जैसे हमने लिखा हुआ डेटा और नेक्स्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर एक प्रीवियस और आ जाता है। तो हर नोड के पास अपने नेक्स्ट का और अपने प्रीवियस का रेफरेंस स्टोर होता है। तो उससे वो क्या करते हैं, बस थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाते हैं कुछ कुछ ऑपरेशन, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब हम जेनेरिक्स जब हम एल्गोरिथम्स कर रहे होंगे वापस दूसरी इटरेशन में, उसको हम ठीक से देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका लिंक लिस्ट हो गया। और
आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हैकर रैंक पे जाके, जितने भी वो क्वेश्चंस थे कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी एटलीस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी उनसे। जो भी एडवांस क्वेश्चन होंगे वो बाद में कर रहे होंगे। ओके ठीक है, तो आई थिंक आपका ये सब हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में एक नया डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए चलते हैं यार, सी हैव अ गुड डे, बाय।